हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकंड वीडियो दैट इज ऑफ द बैंकिंग। क्लास 10th का हमारा चल रहा है। तो इसमें हम लोग का आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, इस सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है ये देखने वाले हैं। तो पहला फंक्शन है हमारे पास मोनोपोली ऑफ नोट इशू। दैट मीन्स कि जो आरबीआई है हमारे पास उसके पास मोनोपोली है नोट प्रिंट करने। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी कंट्री के पास या जिस भी कंट्री की हम लोग बात कर लें, अभी तो हम लोग खैर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, जितना भी आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व या सिल्वर रिजर्व होता है उसके अगेंस्ट में वो नोट प्रिंट करता है। क्लियर है? और आपको ये मालूम हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए का नोट इशू करता है और जो आरबीआई है बाकी सारे नोट इशू करता है। क्लियर है? आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जो 1 रुपए का जो नोट होता है वो कौन इशू करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। क्लियर है? और बाकी अदर जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स जो होता है वो आपका आरबीआई करता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हमारे पास गवर्नमेंट्स बैंक। ठीक है, इसको हम लोग गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट यूज टू जनरली रिसीव्स एंड मेक द पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में जो आरबीआई होता है वो सारे जो एक्शंस होते हैं या पेमेंट वगैरह लेना होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई लेता है। क्लियर है? इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन मॉनेटरी एंड द इकोनॉमिक मैटर। ठीक है, मॉनेटरी और इकोनॉमिक मैटर में जितने भी इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करता है। और आरबीआई जो इकोनॉमिक जो मैटर्स होते हैं या मॉनेटरी जो मैटर्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी इशू करता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट कि जो आरबीआई होता है दैट इज कंट्रोलिंग द क्रेडिट्स ऑफ द बैंक। ठीक है, जो बैंक हमेशा जो जैसे आप देखते हो कि बहुत स्कैम वगैरह होते रहते हैं और नीरव मोदी हो गए, आपके जो विजय माल्या साहब हो गए, तो ये जो लोग होते हैं ये इतना सारा करोड़ों रुपया लेकर के ये देश छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल मतलब क्रेडिट मतलब क्या होता है कि आप दूसरों को इतना भी लोन मत दीजिए कि आप रिकवरी ना कर पाए। क्लियर है? तो वहां पे एनपीए में जाने से अच्छा है कि भैया आप अगर आप लोन दे रहे हैं तो लोन आप रिकवर भी करिए। ठीक है, तो जितना भी आपको जो लोन देने की जो लिमिट होती है वो कौन सैंक्शन करता है? वो आरबीआई सैंक्शन करता है। क्लियर है? आरबीआई की जितने भी नॉर्म्स एंड जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, बिकॉज यू हैव टू डू द बैंकिंग। ठीक है, और अगर बैंकिंग करनी है तो आपको अपने फादर की बात माननी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो आरबीआई है वो क्या है, वो रिजर्व रखता है आपका गोल्ड का और जितने भी फॉरेन करेंसीज है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, कभी भी अगर रिक्वायरमेंट होती है या हमें पेमेंट करना होता है अदर कंट्रीज को पेमेंट करेंगे तो किस में पेमेंट करेंगे? रुपए में तो पेमेंट करेंगे नहीं। अगर मान लीजिए हमें अमेरिका को पेमेंट करना है या यूके में किसी को पेमेंट करना है तो क्या होता है कि हम लोग को उनकी करेंसी में पेमेंट करना होता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि हमें ये जो फॉरेन जो करेंसीज वगैरह होती हैं उनका हमें एक रिजर्व तैयार रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, जिससे कि आगे फ्यूचर में काम आएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल। ठीक है, एक फेवरेबल कंडीशंस होती है और एक अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। तो जब अनफेवरेबल होती है फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज आर रिड्यूस कर दिया था। क्यों? द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट टू एनकरेज द एक्सपोर्ट एंड टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट इन सच अ वे दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट में बी फेवरेबल इन द कंट्रीज। ठीक है, तो जब हमारी अनफेवरेबल हो जाती है तो वी जनरली यूज्ड टू से कि भाई साहब एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, बिकॉज जो करंट कंट्री की जो एक्चुअल जो इनकम होती है वो किस पे डिपेंड होती है? जब कंट्री ज्यादा से ज्यादा अपना सामान एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, और इंपोर्ट कम करे। ठीक है, चाइना ही हमारा एक ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जो जिसने कोविड-19 में जिसकी जीडीपी पॉजिटिव में थी। भाई साहब उसका इंपोर्ट बहुत कम है कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट। चाइना टोटली एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है और उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट वो बहुत कम चीजें करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होता है? सिंपली जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी जो हमारी फॉरेन करेंसीज होती है तो उसको इंडिया खरीदता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यूरो की बात कर लेते हैं, तो यूरो आजकल हमारा अराउंड 87 कुछ 88 चल रहा है। हम सिंपल सी बात करते हैं कि इंडिया ने क्या कर लिया, 85 में उसको खरीद लिया। ठीक है, अब 85 में खरीद लिया और 90 में उसको बेच दिया।
ठीक है। तो होता क्या है, ये हम हमारा एक्सचेंज रेट होता है। क्लियर है। अब ये ज्यादा कुछ फ्लक्चुएट ना कर पाए तो इस वजह से जो कंट्रीज होती हैं वो उसको बाय एंड सेल करती है, ठीक है, जिससे कि उसका जो एक्सचेंज रेट है वो एक स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म पे रुक सके, जिससे कि उसको ज्यादा फ्लक्चुएशन ना फेस करना पड़े, वरना उसकी करेंसी की जो वैल्यू की वो क्या हो जाएगी, वो डी वैल्यू होने लगती है, ठीक है। वो उसकी जो वैल्यू होती है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होने लगती है। जैसे कि आप हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो हम लोग यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। आज यूएस डॉलर देखिए कहाँ पे है और रुपए कहाँ पे है, ठीक है। रुपए मतलब इतिहास में सबसे नीचे है अपने स्तर पे। क्लियर है। यूके का देख लीजिए और यूरोस देख लीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर देख लीजिए, तो उसमें कंपेरेटली अगर आप इंडियन रुपीस देखिए, इंडियन रुपीस इस टाइम बहुत बहुत अपने हिस्ट्री में सबसे नीचे चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट इज द बैंकर्स बैंक, ठीक है। अब बैंकर्स बैंक क्या है कि सिंपल है कि द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री, ठीक है। इट इज एक्टिंग एज अ फादर, ठीक है। अब बैंक को अगर अब लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा, तो सिंपल सी बात है, वो बैंक आरबीआई के पास जाएगा। एसबीआई को लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा। पीएनबी को चाहिए कुछ अगर फंडिंग तो वो आरबीआई के पास जाएगी। क्लियर है। और सेम इसी मैटर में ये भी होता है कि अगर कोई उनको इकोनॉमिकल मैटर में कोई भी एडवाइस चाहिए है या कुछ भी, अगर उनको कुछ भी सजेशंस वगैरह चाहिए होते हैं, तब भी वो आरबीआई से ही कंसल्ट करते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि दीज रिसर्च इनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स। जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट में क्रेडिट की बात की है ना, तो एक क्रेडिट हमारा कि वो किससे सेटअप होता है, उनका आरबीआई से ही सेटअप होता है। भैया जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो आरबीआई के प्रोफार्मा में होते हैं उनको वो अपने बैंक में इंप्लीमेंट करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट्स द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी भाई जब कमर्शियल बैंक को चाहिए होता है पैसा, या कभी मान लीजिए कि उसको फंडिंग चाहिए तो किसी दूसरे बैंक से ले सकते हैं। लेकिन क्या हो गया अगर जब आपके उस बैंक के पास भी ना हो, तो जब हमारा लास्ट ऑप्शन आता है कि भैया आप जो है आरबीआई से पैसे ले सकते हैं, या तो आरबीआई से आप दो टाइप से ले सकते हैं, या तो आप उससे लोन ले लीजिए, या फिर आरबीआई जो होता है वो आपके सिक्योरिटीज खरीद लेगा, ठीक है। सिक्योरिटीज ध्यान होगा आपने अगर स्कैम 1992 देखी है, स्कैम 1992, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नई वेब सीरीज देखी है तो स्कैम 1992 देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ऐसा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स कि आपको अगर फंडिंग चाहिए तो यू कैन गो टू द आरबीआई स्टोर। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, ठीक है। तो इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिए कि मैंने किसी के अकाउंट में 100 रुपीज डाले, ठीक है, सच एज कि मेरा कोटक में अकाउंट है और हम किसी एचडीएफसी के अकाउंट में डाल रहे हैं। तो अगर हमने 100 रुपीज डाले एचडीएफसी के अकाउंट में, ठीक है, तो एचडी हमारे अकाउंट से क्या होगा, हमारे अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है, और एचडीएफसी के अकाउंट में वो चला जाएगा, ठीक है। कोई भी मेरा फ्रेंड है XYZ। क्लियर है। तो अब जब हम ये जो जितने भी बैंक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये पैसा लेने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं। तो सिंपली होता क्या है, वहां पे कोई फ्लक्चुएशंस ना हो, तो सिंपल होता क्या है, आरबीआई जो होता है कोटक को 100 रुपए कम देगा और वही आरबीआई एचडीएफसी को 100 रुपए ज्यादा दे देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कोटक क्या हो गया, उसके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और एचडीएफसी के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो बुक्स वगैरह होते हैं ये इनकी ठीक हो जाती है, जिससे कि ये होता है कि पैसे का लेन देन हमारे पास बहुत इजी हो जाता है। क्लियर है। तो दैट इज नोन एज द क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, ठीक है। तो आपको ऊपर से ही बहुत ही रिजॉल्व्ड चीजें मिलती हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज टू पे द अमाउंट ऑफ 20 लाख टू द पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर। To settle its due, the Bank of Baroda will issue a check of 20 lakh to the Punjab National Bank. The Reserve Bank of India will debit the account of the Bank of Baroda by 20 lakhs and credit the account of the Punjab National Bank by the सेम अमाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पे जितने भी चीजें होती है वो कैश में हम लोग डीलिंग नहीं करते हैं। कैश में तब होता है जब हम लोग को आरबीआई से पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सारा जो काम होता है वो आपका चेक्स वगैरह से ही चल जाता है, या आप लोग हम लोग कहते हैं ना कि इंटरनेट ट्रांसफर, वो भी चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग कैश से डीलिंग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द डेवलपमेंट फंक्शंस, ठीक है। ये क्या है जरा इसको देखते हैं कि एवरी सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द ट्रेडिशनल एंड द रेगुलेटरी फंक्शंस गिवन अबव, बट इन अ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक द इंडिया, ठीक है, इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स द सर्टेन प्रमोशनल एंड द
डेवलपमेंटल फंक्शंस, जैसे कि इट ट्राइज टू प्रोवाइड द एडुकेट फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो डेवलपिंग जो कंट्रीज वगैरह होते हैं उनके जो नेशनल बैंक्स होते हैं वो इन सब चीज़ों पे भी पैसा लगाते हैं, जिससे कि उनकी जो इंडस्ट्री सेटअप हो सके, इंडस्ट्रीज और ग्रो कर सके। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन उनका अच्छा हो सके, उनका ट्रेड अच्छा हो सके। तो ये जो सारी चीज़ें होती है जो उस कंट्री के जो एक बेस होता है जिसपे वो कंट्री खड़ा हुआ होता है, वो चीज़ें और इम्प्रूव हो सके। क्लियर है? सो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 के वीडियो में। तो और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।